गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हम लोग थॉमस हॉब्स के विचार दर्शन को पढ़ पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज हम थॉमस हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारों का विश्लेषण करेंगे। हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं, मूल्यों व नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। वह समस्त सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय या चेतना को नहीं मानता, अपितु उसके मतानुसार सृष्टि का मूल तत्व कण या पदार्थ है। वह मूलतः आदि भौतिक सुखवादी विद्वान है और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानता है। हॉब्स द्वारा मान्य वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। पहली बात, हॉब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के इस मत को स्वीकार किया कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील भी है। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु वे एक दूसरे से संबंधित हैं। इस स्थिति में एक पदार्थ की गति अन्य पदार्थों की गतियों को प्रभावित करती है और स्वयं उसकी गति भी अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती है। इस प्रकार पदार्थों की सरल गति एवं जटिल गति का रूप धारण कर लेती है। इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रकार सृष्टि की सभी घटनाएं पदार्थ जगत में निहित पारंपरिक गतियों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, ऐसा हॉब्स का मानना है। हॉब्स दूसरी बात कहते हैं, उन्होंने गैलीलियो के गति संबंधी उपरोक्त विचार का विस्तार करते हुए बताया कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। यह एक भौतिक यंत्र है तथा इसका संचालन भी भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। वस्तुतः हॉब्स व्यक्ति शरीर को एक संवेदनशील भौतिक मशीन कहता है। हॉब्स बताता है कि व्यक्ति रूपी मशीन में हृदय का केंद्रीय स्थान है और एक पिंड के रूप में हृदय की अपनी एक विशिष्ट गति भी होती है। हृदय सदैव अपनी विशिष्ट गति या धड़कन को बनाए रखना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हृदय अर्थात व्यक्ति सदैव जीवित रहना चाहता है। हॉब्स के अनुसार जब किसी बाह्य पिंड की गति इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है तो उस पिंड की गति हृदय की गति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। प्रथम स्थिति में व्यक्ति का उस वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, किंतु द्वितीय स्थिति में उस वस्तु के प्रति विकर्षण होता है और हृदय में उत्पन्न यह आकर्षण अथवा विकर्षण ही क्रमशः व्यक्ति के सुख या दुख का, प्यार या घृणा, आशा या निराशा, साहस या भय आदि की भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। हॉब्स आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है, अतः अपने अस्तित्व को बनाए रखने की मूल प्रवृत्ति ही सभी व्यक्तियों में यह भावना जागृत करती है कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सर्वसम्मति से अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे दें, जो समस्त व्यक्तियों के संबंध, बाह्य या भौतिक संबंधों का इस प्रकार पूर्ण नियमन व नियंत्रण करे कि उनमें से प्रत्येक की आत्मरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित हो जाए। हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। अपनी इस मूल प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश व भावनाएं जन्म लेती हैं।
व्यक्ति की मूल प्रकृति ही ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जिस पर सभी एकमत हो सकते हैं और इसीलिए यही मानवीय नैतिकता का एकमात्र आधार है। इसके संदर्भ में वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों, साध्यों एवं साधनों का निश्चय किया जाना चाहिए और इसी के संदर्भ में समस्त राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों एवं उनकी कार्यप्रणालियों तथा सीमाओं का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। हॉब्स की देन यह है कि उसने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि वास्तविक रूप में भौतिक जगत के यांत्रिकी के नियम किस प्रकार सामाजिक जीवन में प्रकट होते हैं। यहाँ यह भी हम उल्लेख करते हैं कि हॉब्स ने पूर्व मैकियावेली के सामाजिक संबंधों पर से तथाकथित पवित्रता के आवरण को उतार फेंकने वाली विश्लेषणात्मक पद्धति को ही अपने विचार दर्शन में अपनाया और व्यक्ति की मूल भौतिक प्रकृति को प्रकट किया। लेकिन साथ साथ हॉब्स ने इस विचार को एक ठोस वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया। हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद की मदद से मानव की मूल प्रकृति को स्पष्ट किया है और इस प्रकृति को ही मानवीय नैतिकता का आधार बताया है। वह सभी मनुष्यों के बीच समानता के तथ्य को स्पष्ट करता है तथा राज्य को मनुष्यों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था बताता है। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद का केंद्रीय स्थान है। इससे हॉब्स की विचारधारा तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित बनी हुई है। हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर ही मानव प्रकृति की व्याख्या की है और प्राकृतिक अवस्था का अनुमान लगाया है और राज्य की स्थापना हेतु समझौते की अवधारणा भी प्रस्तुत की है, जिसे हम अगले लेक्चर में विश्लेषित करेंगे या जानेंगे। धन्यवाद।